हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि लेक्चर के माध्यम से मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म कर चुका हूं और उसी चैप्टर को लेकर मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आया हूं आज की क्लास में। तो चलिए, बहुत दिन से आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव सेशन का इंतजार था, तो फाइनली आज मैं लेकर आ ही गया हूं। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव सेशन को आज हम शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करते हैं। तो चलिए, देखा जाए देखा जाए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति। क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मतलब रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था। तो ऑप्शन आपका कह रहा है, पहला हिटलर, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा का विलियम प्रथम, बिल्कुल गलत है। तीसरा का बिस्मार्क, चौथा मेजनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब बिस्मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा। अब बिस्मार्क की बात किया जाए तो बिस्मार्क की अगर बात किया जाए, बिस्मार्क की अगर बात करते हैं, बिस्मार्क की अगर बात करते हैं, बिस्मार्क क्या करता है? जर्मनी का एकीकरण करता है। किसका एकीकरण करता है? जर्मनी का एकीकरण करता है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है भैया? बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की अगर करेंसी पूछते, जर्मनी की अगर मुद्रा पूछे तो कहिएगा जर्मन डॉलर। कथी कहिएगा? जर्मन डॉलर। कथी कहिएगा? जर्मन डॉलर है। पूछेगा जर्मनी का सांसद के नाम पूछेगा, जर्मनी के संसद के क्या नाम है? तो जर्मनी के संसद का नाम कहिएगा डायट। कथी कहिएगा? डायट। कथी कहिएगा? डायट। डायट है, डायट है। कथी कहिएगा? डायट है। तो क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा, मतलब यूरोप के कौन ऐसा देश है जहां से साहित्य का ज्ञान का जो है ना प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। समझ जाइए। अगर तुर्की की राजधानी, ऑप्शन नंबर एक आता है, तुर्की की राजधानी अंकारा। कहाँ है? अंकारा तुर्की की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी बहुत इजी है, आप कमेंट करके बताइएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कथी है? बर्लिन है मेरे प्यारे साथियों। और यूनान की राजधानी देखा जाए तो यूनान की राजधानी एंथेस है। कहाँ है? एंथेस यूनान की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों। कितना इजी है। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन करा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि देखिए, क्वेश्चन करा एक 1871, दूसरा करा 1870, तीसरा करा 1866 और चौथा करा 1864। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल आंसर, मतलब 1871 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका फ्रैंकफर्ट की संधि की अगर बात किया जाए तो फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि होता है, इस संधि होता है 10 मई 10 मई 10 मई 10 मई 1871 में इसका संधि होता है। कब होता है? 10 मई 1871 में इसका संधि होता है। और क्यों होता है संधि? सेडोन युद्ध होता है। सेडोन युद्ध, सेडोन युद्ध के माध्यम से, सेडोन युद्ध को अंत करने से, सेडोन युद्ध को अंत करने के लिए फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। और सेडोन युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो कहिए एक साइड फ्रांस रहता है, एक साइड फ्रांस वर्सेस प्रासा, फ्रांस वर्सेस प्रासा के बीच में क्या होता है? सेडोन युद्ध होता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल आंसर, मतलब 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। आगे अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद? तो कथी कहिएगा? सेडोन के युद्ध के बाद। सेडोन युद्ध के बाद, सेडोन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कब हो गया था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और सेडोन युद्ध 1800 कितना में हुआ था? 70 में, 1870 में सेडोन युद्ध हुआ था। और सेडोन युद्ध के बाद एक संधि होता है जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहती है। और इसी संधि के माध्यम से क्या होता है? समझ जाइए, क्या होता है? प्रासा और फ्रांस में समझौता होता है और समझौता होने के बाद जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होता है? तो कथी कहिएगा? सिडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा। समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि प्रासा और डेनमार्क का युद्ध 1800 कितना में? 64 में होता है। सेडोन युद्ध 1870 में होता है। सेडोवा का युद्ध 1866 में होता है। क्रीमिया युद्ध 1853 में होता है। 1853 में होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन पूछेगा प्रासा और डेनमार्क युद्ध कब हुआ? 1864 में। सेडोन युद्ध 1870 में। सेडोवा युद्ध 1866 में होता है। क्रीमिया युद्ध 1853 में होता है मेरे प्यारे साथियों। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होता है? तो अब ये बताया है कौन सा युद्ध होता है? सेडोन का युद्ध होता है।
कौन युद्ध होता है? सीडन का युद्ध कब होता है? 1870 में होता है, समझ आइए। किसके किसके बीच में? एक साइड प्रासा रहता है, प्रासा वर्सेस कौन रहेगा? फ्रांस रहेगा। कौन रहेगा? फ्रांस। प्रासा किसका नेतृत्व करेगा? जर्मनी का नेतृत्व करता है। जर्मनी की तरफ से कौन रहता है? बिस्मार्क रहता है। कौन रहता है? बिस्मार्क रहता है, समझ जाइए। इतना क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा डिस्कशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा, मतलब सीडन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मतलब क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन कह रहा है काबूर ने किया, दूसरा है बिस्मार्क ने किया, तीसरा मेजनी ने किया, चौथा गैरीबाल्डी ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा यंग यूरोप का। तो यंग यूरोप का स्थापना समझ जाइए मेजनी ने किया है। कौन किया है? मेजनी। मतलब ई भी गलत है, ई भी गलत है, ई भी गलत है। सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा सही आंसर। अब मेजनी की बात करते हैं। मेजनी की बात करिए जाए तो मेजनी क्या करता है? इटली का एकीकरण करने के लिए इटली का एकीकरण का प्रयास करता है। इटली का एकीकरण का क्या करता है? प्रयास करता है। इटली के एकीकरण करने के लिए क्या गो संस्था बनाता है? पहला अगर देखा जाए तो पहला बनाता है यंग इटली। कभी बनाता है? यंग इटली बनाता है। कब? 1831 में बनाता है। दूसरा बनाता है यंग यूरोप बनाता है। कभी बनाता है? यंग यूरोप बनाता है, समझ जाए। कब बनाता है? 1800 कितने बनाता है? 1834 में बनाता है। अगला बनाता है फ्रेंडली इटली। फ्रेंडली इटली बनाता है। फ्रेंडली इटली बनाता है, समझ जाइए। 1848 में बनाता है। 1848 में बनाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ जाइए। पहला क्वेश्चन पूछिएगा यंग इटली का स्थापना कब होता है? 1831 में। कौन करता है? तो ए मेजनी करता है। कौन करता है? मेजनी करता है। दूसरा है यंग यूरोप की स्थापना कौन करता है? मेजनी करता है। कब करता है? 1834 में करता है। तीसरा है फ्रेंडली इटली की स्थापना कौन करता है? मेजनी करता है। कब करता है? 1848 में करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट आंसर, मतलब मेजनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे करा यंग इटली की स्थापना। यंग इटली की स्थापना कौन करता है? तो कथी कहिएगा? मेजनी करता है। कौन करता है? मेजनी। गैरीबाल्डी की बात किया जाए तो गैरीबाल्डी कंजी का स्थापना करता है? गैरीबाल्डी लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन कौन करता है? गैरीबाल्डी करता है। इसके बाद मेजनी यंग इटली करता है। यंग इटली करता है, समझ जाए। और यंग यूरोप करता है। कथी करता है? यंग यूरोप करता है, समझ जाइए। कार्बोनरी का गठन यही करता है। कार्बोनरी से जुड़ा रहता है। कार्बोनरी संगठन से मेजनी जुड़ा रहता है। आगे देखें बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है। लौह की नीति अपनाता है, समझ आई। कौन? बिस्मार्क। इसके बाद देखा जाए काबूर देखा जाए तो काबूर क्या करता है? काबूर अपना प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल को बना देता है, समझ आइए। साडिया पिनवान के राजा काबूर ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है? विक्टर इमैनुअल को बना देता है। चलिए तो यंग इटली का स्थापना कौन करता है? मेजनी करता है। बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा, समझ आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीडन का युद्ध कब हुआ था? तो अब ये पिछले में क्या बताया था कि सीडन का युद्ध होता है। सीडन का युद्ध कब होता है? 1870 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? प्रासा और फ्रांस के बीच में होता है। प्रासा और फ्रांस के बीच में होता है, समझ आए। इसमें जीतता कौन है भैया? इसमें जीतता कौन है? फ्रांस के बीच में होता है। इसमें जीतता कौन है? प्रासा की विजय होता है। प्रासा की जीत होती है, प्रासा की जीत होती है, फ्रांस की हार होती है। प्रासा की जीत होती है, फ्रांस की हार होती है, समझ जाइए। और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो कथी कहिएगा? 1870 में हो जाएगा, समझ जाइए। सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच में, देखिए फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच में सेडोन में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। इसीलिए इसे सेडोन का युद्ध कहा जाता है। सेडोन का युद्ध कहा जाता है। सेडोन का युद्ध कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद अगर देखा जाए सेडोवा का युद्ध 1866 में, समझ जाइए। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होता है, समझ जाइए। इसका आंसर ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है वियना सम्मेलन। तो समझ जाइए वियना सम्मेलन की बात किया जाए तो वियना सम्मेलन होता है 1815 में। 1815 में होता है, समझ जाइए। नेपोलियन को अंत होने के बाद वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन में 4 देश भाग लेता है। एक देश होता है पावर, इसका ट्रिक है पावर। पी से प्रासा लेगा भाग, समझ जाइए। ए से ऑस्ट्रिया लेगा। दूसरा अगर देखा जाए अगर बी से ब्रिटेन लेगा, बी से क्या लेगा? ब्रिटेन लेगा। इसके बाद आर से रूस लेगा।
आर से रूस लेगा। तो ये 4 देश भाग लेता है वियना सम्मेलन में, और वियना सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना, पुरातन व्यवस्था क्या करना है, लागू करना, पुरातन व्यवस्था लागू करना है, समझ जाइए। फ्रांस में क्या उद्देश्य है, पुरातन व्यवस्था को क्या करना है, लागू करना है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी, क्वेश्चन पूछेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी, भाई इसकी राजधानी वियना में है। कहाँ है इसकी राजधानी, वियना है। इसकी राजधानी कहाँ है, वियना है। चलिए आगे अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सी फॉर कैट आंसर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है भैया, कहाँ है, पेरिस। इंग्लैंड की राजधानी कमेंट करके बताइएगा, आप समझ जाइए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना है। इसके बाद अगर देखा जाए रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है भैया, मॉस्को है, समझ जाइए। तो सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 का क्रीमिया युद्ध क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध अगर देखा जाए, क्रीमिया युद्ध अगर देखा जाए तो एक साइड फ्रांस रहता है और एक साइड रूस रहता है। फ्रांस वर्सेस रूस के बीच में होता है, समझ जाए। यह युद्ध 1853 में होता है, 1853 में होता है, समझ जाइए। बहुत गर्मी लग रहा है, 1853 में होता है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो सबसे अधिक राष्ट्रवाद की अगर भावना देखा जाए या राष्ट्रवाद की घटना अगर देखा जाए तो सबसे अधिक घटना किस घटना के कारण होता है, तो कहिएगा फ्रांस की क्रांति। कौन क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में, 1789 में होता है, 1789 में होता है फ्रांस की क्रांति से ही, समझ आइए। इसमें पुनर्जागरण से ही हल्का फल्का होता है, समझे। धर्म सुधार आंदोलन का कोई तो चर्चा नहीं है, इसका तो कोई चर्चा नहीं है। फ्रांस की क्रांति सबसे बेटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू होता है। नेपोलियन संहिता की अगर बात किया जाए, नेपोलियन संहिता की अगर बात किया जाए तो 1804 में नेपोलियन जो है ना फ्रांस का राजा बनता है। फ्रांस का राजा बनता है, समझिए 1804 में। जब फ्रांस का राजा बनेगा तब फ्रांस की शक्ति किसके हाथों में आ जाएगा, नेपोलियन के हाथों में आ जाएगा। और 1804 में ही नेपोलियन संहिता फ्रांस में लागू करता है। नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन अपना कानून लेकर आता है जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन संहिता कहते हैं, समझ आइए, नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, 1804 में। 1804 में कौन लागू करेगा, नेपोलियन करेगा। कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जा करा वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, समझ आइए। अब यहाँ पे देखिए वियना सम्मेलन की बात कर रहा है। वियना सम्मेलन कहाँ होता है, सबसे क्वेश्चन पूछेगा। वियना सम्मेलन कहाँ होता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कहाँ होता है, समझ आइए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अध्यक्ष कौन रहता है वियना सम्मेलन का, समझ आए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वियना सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लेता है, कौन देश भाग लेता है। आगे क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। वियना सम्मेलन का उद्देश्य अगर पूछेगा, वियना सम्मेलन का अगर उद्देश्य पूछेगा तो क्या कहिएगा। तो पहला कहाँ होगा, यह वियना सम्मेलन समझ आइए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होगा, वियना में होगा। कहाँ होगा, वियना में होगा, समझ आइए। हो गया, समझ आइए। अध्यक्ष मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर समझिए। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन रहता है, मेटरनिक कौन है, मेटरनिक। मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष रहता है, समझ आए। कौन कौन देश भाग लेता है, तो 4 देश भाग लेता है। पहला कहिएगा प्रसा भाग लेगा, क्या लेगा, प्रसा लेगा। दूसरा ब्रिटेन लेगा, कल लेगा, ब्रिटेन लेगा। तीसरा रूस लेगा, और चौथा कौन लेगा, ऑस्ट्रिया लेगा। ये 4 देश भाग लेता है, समझ जाइए इसमें। इसके बाद वियना सम्मेलन का अध्यक्ष क्या उद्देश्य क्या है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना, पुरातन व्यवस्था को क्या करना है, लागू करना, समझ आए। मतलब
यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से वियना सम्मेलन से चारों क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो कह रहा वियना सम्मेलन, कह रहा वियना सम्मेलन में कई क्वेश्चन बनता है। पहला कि वियना सम्मेलन होता कहाँ है, तो कहिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे होगा, वियना में होगा। दूसरा क्वेश्चन बचेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है, तो कहिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख करता है। कौन करता है, मेटरनिख करता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन देश भाग लेता है, तो इसमें 4 देश भाग लेता है, समझ आइए। पहला लेगा प्रासा, दूसरा लेगा ब्रिटेन, तीसरा लेगा रूस और चौथा कौन लेगा, ऑस्ट्रिया लेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो कहिएगा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। कहिएगा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है, तो कथी कहिएगा, मेटरनिख। कौन करता है, मेटरनिख। ऑप्शन डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेटरनिख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, मेटरनिख का क्या उद्देश्य कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना। ऑप्शन नंबर सी मतलब कैट आंसर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था को मतलब राजतंत्र व्यवस्था को फ्रांस में लागू करना, समझ आइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, देखिए चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा है काउंट कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। काउंट कावूर की मृत्यु की बात किया जाए, समझ आइए। काउंट कावूर की मृत्यु अगर देखा जाता है 1862 में, 1861-62 में, कहीं कहीं 61 लिखा रहता है और कहीं कहीं 62 रहता है। तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें ऑप्शन में 1861 है, तो ऑप्शन बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा। समझिए। आगे करा इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन करता था, तो ऑस्ट्रिया एकमात्र ऐसा देश था कि पूरे यूरोप को एकीकरण करने नहीं देता। मतलब कहिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा की बात किया जाए, सबसे बड़ी बाधा अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बाधा देखा जाए तो सबसे बड़ी बाधा कौन था भैया, तो सबसे बड़ी बाधा कहिएगा ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। हो गया, कितना इजी आंसर है, समझ जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, बी फॉर ए फॉर, समझ जाइए, एप्पल आंसर हो जाएगा। मतलब ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि समझ जाइए कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, लाल कुर्ती का नहीं चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन करता था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध देखा जाए मेरे साथियों, तो इटली एवं जर्मनी के सबसे बड़ा विरोध कौन था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो, समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए तो कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाल कुर्ती का गठन अगर देखा जाए, लाल कुर्ती का गठन देखा जाए तो लाल कुर्ती का गठन किया है, समझ आइए, गैरीबाल्डी। कौन किया है, गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। बिस्मार्क की बात किया जाए तो बिस्मार्क किया है, बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति। कौन किया है, लौह की नीति जो है ना, कौन किया है, बिस्मार्क किया। उसी प्रकार अगर आगे देखा जाए गैरीबाल्डी का देखा जाए तो गैरीबाल्डी क्या किया है, गैरीबाल्डी रक्त एवं लाल कुर्ती का गठन किया है। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी किया है। कावूर जो है ना, कावूर अगर देखा जाए तो इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम योगदान इसी का था। अंतिम योगदान जो है ना, काउंट कावूर और जो है ना विक्टर इमैनुअल जो है, दोनों मिलकर करता है। मेजनी का सम यंग इटली बनाता है एवं यंग यूरोप बनाता है। कथी बनाता है, यंग यूरोप बनाता है मेरे प्यारे साथ। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट मतलब गैरीबाल्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहा जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे इटली का भी पूछे तो 1871 कहिएगा, और जर्मनी का भी क्वेश्चन पूछे तो कथी कहिएगा, 1871 कहिएगा, 1871 कहिएगा। मतलब दोनों का एकीकरण एक के साल में होता है। दोनों का एकीकरण कितना साल में होता है, 21 साल में होता है, समझ जाइए। 1871 में भी इटली का एकीकरण होता है और जर्मनी का भी एकीकरण 1871 में ही होता है, समझ जाइए। तो इसका आंसर कथी होगा, D4 डॉग आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। 1871 करेक्ट आंसर होगा। आगे करा जाल्वे राइन संघ का स्थापना, समझ जाइए। मतलब जाल्वे राइन संघ का स्थापना व्यापारियों के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा यह जाल्वे राइन किसके लिए था, तो कहिएगा व्यापारियों के लिए था, समझ जाइए। कहाँ बनाया गया था, तो जर्मनी के लिए। किसमें, जर्मनी के व्यापारियों के लिए बनाया था। कब बनाया गया था, तो 1834 में, 1834
34 में इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब C4 करेक्ट आंसर, C4 करेक्ट आंसर, मतलब 1834 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा, गोस्टिन की संधि, गोस्टिन की संधि कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका होमवर्क में है, कथी में है? होमवर्क, होमवर्क में है कि गोस्टिन की संधि कब हुई थी। गोस्टिन की संधि कब हुई थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गोस्टिन की संधि कब हुई थी। अगर आप कमेंट करके सही आंसर बता दिए तो समझ आइए, आपको समझ आइए मेरे तरफ से जो है ना, मेरे तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा, समझ आइए। गोस्टिन की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोस्टिन की संधि ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में रहेगा गोस्टिन की संधि कब हुई थी। चलिए अगला अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 का, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण होता है? तो आपको बताए हैं, कई बार आपको बताया है कि जर्मनी का एकीकरण के लिए समझ जाइए एक सेडोन का युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध होता है, सेडोन या सीडोन, सेडोन का युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध होता है, कब में होता है? 1870 में होता है। और इसी युद्ध को सेडोन को युद्ध को खत्म करने के लिए एक संधि होती है, एक समझौता होती है, और इस संधि को हम कहते हैं, समझ जाइए, फ्रैंकफर्ट की संधि। कथी कहते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं, जो 10 मई 1871 में हुआ था। 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों समझ आइए। तो कथी होगा? पहला डेनमार्क का संधि बिल्कुल गलत, गोस्टिन की संधि बिल्कुल गलत, समझ जाइए, पराग की संधि बिल्कुल गलत, फ्रैंकफर्ट की संधि बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे करा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी, चलिए बात करते हैं, तुर्की की राजधानी पूछेगा तो तुर्की की राजधानी कहिएगा अंकारा, कथी कहिएगा? अंकारा कहिएगा, समझ आइए। बुडापेस्ट, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी क्या होगा? बुडापेस्ट। प्रासा की राजधानी देख लीजिएगा, तो प्रासा उस समय जर्मन का क्षेत्र था, जर्मनी में पड़ता था, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। सीडोन, सीडोन जो है ना, सीडोन एक जगह का नाम है, समझ जाइए, जो जर्मनी के क्षेत्र में पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मतलब B4 बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे का रहा, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? समझ जाए, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो कथी कहिएगा? गीजो फ्रांस के प्रधानमंत्री था, कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री था, समझ जाइए। जुलाई अगर देखा जाए 1830 में, जो समझ आइए, 1830 में जो चार्ल्स दशम प्रधानमंत्री बनता है, चार्ल्स दशम राजा रहता है, तो अपना प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? समझ आइए 1840 में, 1840 में कौन आता है? समझ आइए 1840 में कौन आता है बुआ हो? 1840 में, समझ जाइए, चार्ल्स अपना प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? चार्ल्स दशम अपना प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? समझ जाइए, वो कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखा जाए ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो यूनान के राजा था, कहाँ के राजा था? यूनान के राजा था, यूनान के राजा था, समझ जाइए। यूनान की राजधानी कहाँ पड़ता है? एंथेस, कहाँ पड़ता है? एंथेस पड़ता है, समझ आइए। रूस की राजधानी पूछेगा तो रूस की राजधानी मास्को था, कहाँ था? मास्को पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पड़ता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बर्लिन पड़ता है, समझ आइए। तो इसका आंसर यूनान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा, यंग यूरोप की स्थापना का अवधारणा किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यंग यूरोप पूछेगा आपसे। इसके बाद यंग इटली पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इटली का तलवार किसे कहते हैं? इटली का तलवार क्वेश्चन पूछेगा। कार्बोनरी संगठन पूछेगा, जो किसे जुड़ा हुआ, समझ आए। तो ये जितना क्वेश्चन है सब मेजनीय पे जाएगा। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में कौन करता है? मेजनी अंकल करता है, कौन करता है? मेजनी अंकल। यंग इटली की स्थापना, समझ जाइए, 1831 में करता है, कौन करता है भाई? मेजनी अंकल करता है, इसके बाद यंग तलवार, इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो इटली का तलवार मेजनी को ही कहते हैं, समझ आइए। आगे अगर देखा जाए कार्बोनरी संगठन से जुड़ा होता है, कौन जुड़ा रहता है? मेजनी जुड़ा रहता है, समझ आइए। तो ये सब मेजनी के द्वारा किया गया कार्य है, समझ आइए। समझ में आ गया। यंग यूरोप 1834 में कौन बनाया? मेजनी बनाया। इसके बाद यंग इटली 1831 में किसने बनाया? मेजनी ने बनाया।
इटली का तलवार किसे कहते हैं? मेजनी को कहते हैं। कार्बोनरी का संगठन, कार्बोनरी संगठन किससे जुड़ा हुआ है? मेजनी से जुड़ा हुआ है, समझ आए। तो यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना कौन करेगा? मेजनी। कब करता है? 1834 में करता है, समझ आए। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है काबुल को प्रधान विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो किस पद पे? प्रधानमंत्री पे के पद पे। कौन से राज्य के? साडिया पिडमाउंट, साडिया पिडमाउंट के राजा, साडिया पिडमाउंट के राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल था, समझ आए। और विक्टर इमैनुअल अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है? अपना प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो अपना प्रधानमंत्री किसे बनाता है भैया? एक काउंट काबुल को बनाता है, 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 समझ आइए, इतना ध्यान रखिएगा आप। और आगे अगर देखा जाए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? समझ आइए। तो रक्त एवं लौह की नीति का क्वेश्चन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा, मतलब C4 कैट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में पुनः कौन आता है? बुर्बो वंश आएगा। कौन वंश आएगा? बुर्बो वंश आ जाएगा, समझ। 1830 में आर्लियंस वंश कौन आता है? 1830 में आर्लियंस वंश आता है, समझ आइए, फ्रांस में, समझ आइए। आगे समझ में आ गया? चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा, ऑप्शन हमारे 36 का C4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्बो वंश। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन का निर्माण किसने करवाया था? तो समझ आइए, उस समय फ्रांस के राजा 1806 में फ्रांस के राजा, समझ आइए, नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। और नेपोलियन फ्रांस के क्षेत्रों में जाता है, फ्रांस के क्षेत्रों में जाएगा और जर्मनी के क्षेत्रों में जाएगा, और जर्मनी लोगों के लिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जर्मन राइन का निर्माण करता है, जर्मन राइन का क्या करेगा? निर्माण करेगा, जर्मन राइन का क्या करेगा भैया? निर्माण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ आइए। तो जर्मन राइन का निर्माण कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन करेगा? नेपोलियन बोनापार्ट करेगा। कब करेगा? 1806 में, लिख लीजिए, 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट करता है, समझ में आया? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया? 1806 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोटबुक पे नोट कीजिएगा और इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।